नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के रामबन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उमर अब्दुल्ला के बयान पर जमकर भड़के, पूछा क्या अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जानी चाहिए तो माला पहनाते। कोलकाता कांड मामले पर चारों तरफ से घिरी ममता बनर्जी। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा देकर बढ़ाई टेंशन, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। दिल्ली शराब घोटाला ने बढ़ाई सीएम केजरीवाल की मुसीबत। सीबीआई ने नई चार्जशीट में किया बड़ा खुलासा, आपराधिक साजिश में शुरुआत से ही शामिल हैं केजरीवाल। अमेरिका यात्रा पर टेक्सास पहुंचे राहुल गांधी। सैम पित्रोदा सहित कई लोगों ने किया स्वागत। कांग्रेस नेता ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की जताई उम्मीद। मणिपुर में तैनात किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम। आईजी बोले सर्च ऑपरेशन जारी, पुलिस कर्मियों के लिए और खरीदे जा रहे हथियार। जिरीबाम हिंसा में 5 की मौत। सबसे पहली खबर में बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। जम्मू कश्मीर के रामबन चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के निवासियों को भारत में शामिल होना चाहिए, हम उन्हें अपना मानते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता गठबंधन का कहना है कि वह अनुच्छेद 370 बहाल करेगा, लेकिन जब तक बीजेपी है कोई भी यह नहीं कर सकता। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखते हैं। संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु पर दिए बयान को लेकर उमर अब्दुल्ला से सवाल भी पूछा कि क्या अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जानी चाहिए तो क्या माला पहनाते। आज तो जमकर राजनाथ सिंह भड़के हुए नजर आए और उमर अब्दुल्ला की तो वाट लगाती है। देखिए, ये जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है वो सीटों का समीकरण को लेकर नहीं है कि कितनी सीटें किस पार्टी को आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि घाटी के क्षेत्र के मुसलमान मिनिमम वोटिंग करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इसलिए सबसे कम कैंडिडेट घाटी के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा भी किया है। लेकिन ये चुनाव जो है वो सीटों को लेकर नहीं है, बल्कि अवधारणाओं को लेकर है कि कौन सी अवधारणा देश के अंदर चलनी चाहिए। एक तरफ ये गुपकार गठबंधन वाले, गुपकार गैंग वाले लोग जो कि जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस लिए जाने के बाद गठबंधन बनाए थे, कांग्रेस भी उसमें शामिल थी, उसमें महबूबा मुफ्ती भी थी और फारूक अब्दुल्ला भी थे। यानी कि इन लोगों के गठबंधन ने उस समय कहा था आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करेंगे। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, क्योंकि वहां असेंबली का चुनाव होता ही है, लोकल बॉडी चुनाव होता ही है, पार्लियामेंट का चुनाव होता ही है, मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन इस बीच कम से कम ये अवधारणा ना हो कि जम्मू कश्मीर में अब भी पाकिस्तान परस्त लोगों को लोग वहां पसंद कर रहे हैं। ये चैलेंज वहां के लोगों के लिए है, ये घाटी के क्षेत्र के मुसलमानों के लिए है कि वो विकास चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रिटी चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के संसाधनों का उपयोग करके वहां पर अपने लिए जो जगह बनाना चाहते हैं, उसके लिए अब्दुल्ला, मुफ्ती और कांग्रेस सही है या फिर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीति सही है। इसलिए राजनाथ सिंह हो या फिर अमित शाह हो या फिर पीएम मोदी जाएंगे। इन लोगों ने यह तय कर रखा है मुसलमान वहां वोट दें या न दें। अगर जो पाकिस्तान परस्ती अभी भी करता है वो लोग हमारे साथ आए या ना आए, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव में ये बताना है, पूरे देश को संदेश देना है कि हम अभी भी राष्ट्रवाद के सर्वोच्च मानते हैं। हम इन लोगों के सामने घुटने नहीं टेकने वाले हैं सरकार बनाने के लिए, क्योंकि एक बार भारतीय जनता पार्टी ने गलती की थी और वो गलती अब तक भारी पड़ता है। ये महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करके उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई आरोप लगे और इसलिए इस बार के जम्मू कश्मीर के चुनाव में ये बताना है कि आतंकियों के साथ रहने वाले लोगों के साथ देश है या फिर
उन लोगों के साथ है जो इस देश में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता, पाकिस्तान अमेरिका के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जम्मू कश्मीर में जो बचा हुआ हिस्सा जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भी अपने साथ लेने की कवायद कर सकता है। किसके साथ? वहां के लोग खड़े हैं और देश खड़ा है। जी। वहीं कोलकाता की जूनियर डॉक्टर से हुई दरिंदगी के बाद टीएमसी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बंगाल से राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जवाहर सरकार ने ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि आप आरजीकर मेडिकल अस्पताल मामले में सख्त कदम उठाएंगी, आप पुराने ममता बनर्जी की तरह कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपने तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब तक आपने ठोस कदम उठाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने अपने पत्र में जल्द शांति बहाल होने की उम्मीद जताई है। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की कमी को लेकर चिंता भी व्यक्त की है। अब तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, अपने ही पार्टी के नेता मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। देखिए, अब उनकी पार्टी में विद्रोह होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी हो या फिर ऐसे कई राजनीतिक पार्टियां जो एक ही व्यक्ति संचालित करता है या करती है, ये सारी राजनीतिक पार्टियों में हमेशा से पिछलग्गू लोगों को रखा जाता है। लेकिन सारे लोग ये जानते हैं कि जब तक वो हमारे लिए वोट लाने में सक्षम है तब तक तो हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन जब वो वोट ही बिखरता दिख रहा है, लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं, तो फिर हम उसके साथ ही क्यों रहें? क्योंकि अभी तक टीएमसी के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, ममता बनर्जी के पीछे पीछे क्यों चल रहे थे? क्योंकि ममता बनर्जी पिछले 13 सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर बैठी हैं और वो एक ऐसे स्ट्रेटजी बनाकर रखी है कि पश्चिम बंगाल में उनकी कुर्सी बिल्कुल चिपकी हुई है। उनको लगता है कि आगे भी कुछ समय बाद भी हम ऐसे ही सत्ता में बरकरार रखेंगे। लेकिन एक मामला ऐसा आया जिसमें वहां की जनता जागृत हुई और उनकी सब्र की सीमा टूट गई। अब ममता बनर्जी जो इस मामले को भी पिछले सारे मामलों की तरह ढकने की कोशिश करती रही, वो ये समझ नहीं पाई कि इसका निदान क्या हो सकता है। ये पॉलिटिकल बयानबाजी करती रही। ये इस पूरे आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित आंदोलन, टीएमसी के खिलाफ वामपंथी पार्टियों की एकता, कांग्रेस भी इसमें बाद में कूदी, लेकिन फिर भी ये राजनीति करती रही, जबकि लोग जो वहां पर इनके खिलाफ हैं वो राजनीतिक पार्टियों से सिर्फ समर्थन नहीं ले रहे, बल्कि वह स्वतः स्फूर्त सड़कों पर आ रहे हैं। इसलिए ममता बनर्जी इस पूरे प्रकरण में ऐसे गिरी कि अब उनका साथ उनके नेता मंत्री छोड़ेंगे, विधायक छोड़ेंगे, अभी तो राज्यसभा सांसद ने छोड़ा है। इसलिए इस बार ममता बनर्जी जो पहले के आंदोलनों को सपोर्ट करती रही थी, मुस्लिम आंदोलनों को, वैसे आंदोलन ये नहीं है, ये राज्य सरकार के खिलाफ है। तो ऐसे में उनकी पार्टी में भी विद्रोह होगा और ममता बनर्जी अपने आप में इतना परेशान हो चुकी हैं कि उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो एक स्टेप आगे बढ़ाती हैं और उससे एक नया विवाद पैदा हो जाता है। वो किसको संरक्षण दे, किसका खिलाफ जाएं, किसके विरोध में जाएं, ये अभी उनको समझ में नहीं आ रहा। जी, इस खबर में बात सीएम केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में है, जिसके बाद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई ने इस मामले में 5वीं और आखिरी चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने अपनी पूरक चार्जशीट में आरोप लगाया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल शुरू से ही दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और उसको लागू करने की आपराधिक साजिश में शामिल थे। जहां एक तरफ सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया है कि केजरीवाल शराब घोटाला मामले में शुरू से शामिल है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि एजेंसी को अब तक केजरीवाल मामले में भ्रष्टाचार का एक भी रुपया नहीं मिला है। अब भी हार नहीं मान रहे आम आदमी पार्टी के लोग। देखिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पैसे तो मिल गए, थोड़े बहुत पैसे नहीं मिले, 45 करोड़ रुपए मिले। अब रुपये मिलने का मतलब यह नहीं है कि किसी के घर से कैश बरामद किया जाए। रुपये मिलने का मतलब तो यह है कि उस मनी के सर्कुलेशन को, ट्रेल को पकड़ा जाए, और उस मनी ट्रेल को तो ईडी ने पकड़ लिया। अब सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, तो सीबीआई का काम है उस कॉन्स्पिरेसी को उजागर करना जो न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाने के समय इन लोगों ने किया था। अरविंद केजरीवाल के पास और उसके खिलाफ जो सबूत हैं, उन सबूत में तो अब 2 ऐसे कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के गोवा के शामिल हैं, जिसने साफ तौर पर सीबीआई को कहा है कि हमसे अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की थी,
हमें 17 लाख रुपया कैश दिया था। ये चरणप्रीत सिंह के बयान के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सीबीआई के पास सबूत हैं, ईडी के पास सबूत हैं। अब आम आदमी पार्टी वाले माने या न माने, हालांकि मानना जज साहब को है। जो जज साहब इन सारे मामले को देख रहे हैं, उनको यह मानना पड़ेगा कि आपके पास जो सबूत है उन सबूतों के आधार पर फैसला देते हैं, या फिर आप इस आधार पर फैसला देते हैं कि पूरे देश में कैसा परसेप्शन आम आदमी पार्टी ने बनाया है। ये कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, जो अब तक सीएम की कुर्सी पर चिपके हुए हैं। अभी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं तो उनको किसी भी फाइल पर दस्तखत करने से रोका जा रहा है। यह मामला तब आया था जबकि एक कैदी को छोड़ने के लिए सरकार ने पहल की थी और वो कह रहा है कि 3 महीने से हमारे फाइल पर साइन नहीं हुआ। वो पहले पैरोल की मांग की थी, पैरोल के बाद उसको रिमिशन मिला और अब तक उसे रिहा नहीं किया गया, क्योंकि केजरीवाल का दस्तखत कहां से आएगा, वो जेल के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक नया मामला आ गया कि केजरीवाल अगर जेल में रहते हुए फाइल पर साइन नहीं कर सकते तो फिर उन्हें सीएम से इस्तीफा देना चाहिए। मतलब ये ऐसा व्यक्ति है जो कि शर्म की सारी सीमा पार कर दिया है, बेशर्मी के उस स्तर पर पहुंच गया कि आज अगर इसके खिलाफ कितने भी बड़े सबूत मिले, इसके घर से पैसे भी मिल जाएंगे, कैश भी मिल जाएगा, तो भी ये कहेगा कि ईडी ने जाकर प्लांट कर दिया, सीबीआई ने वहां ले जाकर पैसा रख दिया। तो ऐसे फर्जी लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं है। जनता यहां जान चुकी है, इसलिए आम आदमी पार्टी के विधायक भी छोड़ कर जा रहे हैं, पूर्व मंत्री छोड़कर जा रहे हैं। 2 पूर्व मंत्री जो हैं आम आदमी पार्टी के, उसने इस्तीफा दिया, एक भाजपा में गया, कांग्रेस में गया। तो ऐसे में अब लोग समझने लगे हैं कि केजरीवाल पर भरोसा करके हमने गलत कर दिया है, इसलिए चुनाव के समय इसका जवाब मिलेगा कि आपके ईमानदारी की बात लोगों ने मानी या फिर सीबीआई और ईडी ने आपके ऊपर जो आरोप लगाया है, जो सबूत दिए हैं, उसकी बात लोग मान रहे हैं। जी, और अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी अपनी अमेरिका यात्रा के लिए टेक्सास के डलास पहुंचे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और भारतीय प्रवासियों के सदस्यों ने हवाई अड्डे पर कांग्रेस सांसद का स्वागत किया। अपनी इस यात्रा पर राहुल गांधी वाशिंगटन और डलास में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं विदेश में अक्सर मोदी सरकार पर हमला करने वाले राहुल गांधी का अमेरिका पहुंचने के बाद एक बयान सामने आया। इस बार उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों पर अपना पहला वक्तव्य दिया है। राहुल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए सार्थक एवं गहन बातचीत करेंगे। इस बार तो दो देशों की बातचीत कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों को बेहतर करने के लिए पहल करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध अभी तो बेहतर है ही। और बेहतर होने का मतलब है कि अमेरिका का पिछलग्गू बनना, क्योंकि मोदी की सरकार से अमेरिका को सिर्फ इसी बात की थोड़ी बहुत समस्या है कि यहां पर फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल पॉलिसी है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति जो है, हमने जो सोच रखा है वो है नेशन फर्स्ट वाली, यानी कि भारत का जिसमें हित होगा। भारत का हित है अगर रूस से तेल खरीदने में, तो हम भारत और अमेरिका के रिश्तों के आधार पर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अगर ईरान के साथ हमारा संबंध तेल आधारित है तो हम अर्थव्यवस्था के लिए सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ईरान से अमेरिका चिढ़ा हुआ है तो हम भी ईरान से अपने सारे संबंध तोड़ दें। अरब नेशन अपनी जगह पर है, इसीलिए सारे देशों के साथ जो हमारे संबंध हैं वो भारत की मजबूती की निशानी है। मोदी सरकार ने बार बार यही कहा कि हम अपने अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी जो है वो इस बात से निर्धारित नहीं करेंगे कि कुछ महाशक्तियां हमसे चिढ़ी है या हमारे समर्थन में है। हम इस बात से निर्धारित करेंगे कि हमारा हित किस में है। अब राहुल गांधी क्या चाहते हैं? राहुल गांधी तो ये चाहते हैं कि चीन और अमेरिका ये दोनों भारत पर इनडायरेक्ट कब्जा करके बैठा रहे। चीन इनडायरेक्ट रूट अपनाता है पाकिस्तान के रास्ते, भारत के दुश्मनों को सहयोग करके म्यांमार में आतंकवादियों को मणिपुर भेज देगा, पाकिस्तान से आतंकवादियों को
कश्मीर भेज देगा और भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहेगा, उसी चीन के साथ कांग्रेस का संबंध रहेगा। अमेरिका में बैठे हुए वो लॉबी जो भारत को कमजोर करने के लिए तरह तरह की तरकीबें करेगा, उसके साथ कांग्रेस और राहुल गांधी का संबंध। तो ये दो देशों के बीच संबंध बेहतर करने के लिए राहुल गांधी कोई पहल नहीं कर सकते, बल्कि एक ही पहल कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में कैसे तख्ता पलट हो, कैसे वो प्रधानमंत्री बने। इसके लिए देश को बेचना भी पड़े तो इसमें ये कांग्रेस के नेता हिचकेंगे नहीं। अभी जितने सारे सबूत जो मिले हैं इन लोगों के खिलाफ, ये इसी ओर इशारा करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी हिंदुस्तान के खिलाफ जो चलती है उसमें कहीं न कहीं इन लोगों में से किसी न किसी की भूमिका होती है। जी, आखिरी खबर में बात मणिपुर की। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मणिपुर के आईजी इंटेलिजेंस के कबीब ने बताया कि एक मजबूत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के नए हथियार खरीदे जा रहे हैं, सीनियर पुलिस अफसर ग्राउंड पर उतारे गए हैं, आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई पेट्रोलिंग की जा रही है, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, पहाड़ियों और घाटी में सर्च ऑपरेशन जारी है, जिन इलाकों से लंबी दूरी के रॉकेट और ड्रोन दागे गए उनकी तलाश जारी है। वहीं जिरीबाम में हुई 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ये मणिपुर में हिंसा के पीछे का कारण क्या और मामला शांत कब तक होगा? देखिए, ये शांत होने में तो बहुत समय लग जाएगा। लोगों को पेशेंस रखना चाहिए इस मामले में, क्योंकि वहां एथनिक वार है और एथनिक वार लंबे समय तक चलता है। ये मणिपुर का मामला नहीं है। कांग्रेस की सरकारों के समय में नागालैंड में 14 महीने तक हंगामा चलता रहा। अहिंसा के खिलाफ ये लोग हिंसक आंदोलन करते रहे, एक दूसरे को मारते पीटते रहे, काटते रहे। कांग्रेस उस समय कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अभी की स्थिति सिर्फ 2 ट्राइबल्स ग्रुप के बीच नहीं है। मैतेई और कुकी में सिर्फ 2 ट्राइब्स की बात नहीं है, बल्कि यहां पर बात 2 धर्म की है। एक तरफ क्रिश्चियन डोमिनेटेड लोग, एक तरफ हिंदुत्ववादी लोग। मैतेइयों के खिलाफ जो कुकियों को संरक्षण मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? कुकियों के समर्थन में अगर यूरोपीय यूनियन में प्रस्ताव पारित किए जाते हैं केवल इसलिए कि कुकी ज्यादातर क्रिश्चियन हैं। अगर राहुल गांधी वहां पर जाके कुकियों से मुलाकात करते हैं और मैतेई के कैंप में 10 मिनट का समय देते हैं, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि वो यूरोप को खुश करना चाहते हैं, अमेरिका को खुश करना चाहते हैं, मिशनरियों को खुश करना चाहते हैं। ये जो यहां पर मणिपुर के अंदर चल रहा है, ये तो सवाल बड़ा उठा कि आखिरकार ये कुकियों के पास ड्रोन कहां से आ गए। ये छोटे मोटे ड्रोन तो है नहीं जिससे कि शूटिंग की जाती हो, ये तो बम बरसाने वाले ड्रोन हैं और इसमें किसी गवर्नमेंट की बड़ी इकाई की भूमिका हो सकती है। म्यांमार के रास्ते आता है, चीन समर्थन करता है और फिर ये म्यांमार में जो ड्रग्स का रैकेट चलता रहा, सोरोस का वहां पर इंटरफेरेंस हुआ और फिर उसमें सोनिया गांधी को शांति दूत बना के पैनल में रखा गया था। सवाल तो उठता है कि नॉर्थ ईस्ट में चल रहे इस हिंसा के पीछे कौन कौन से देश विरोधी ताकतें काम कर रही है। अब सरकार सर्च ऑपरेशन करवा रही है। ये बम जब्त किए गए हैं, कई जगहों पर हथियार जब्त किए गए हैं और इसमें समस्या सरकार के सामने, पुलिस के सामने या फिर आर्मी के सामने यही आ रही है कि कुकी सब पहाड़ों पर बैठा हुआ है और वहां पर सर्च ऑपरेशन भी बड़ा मुश्किल होता है। अभी अमित शाह ने जल्दी में कई जगहों पर फेंसिंग जो करवाई है उससे इन लोगों की समस्या थोड़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी म्यांमार से सपोर्ट मिल रहा है तो समय तो लगेगा ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।